नेपाल में सोलुखुम्बु के थामे गांव और हुमला के तिल गांव में जबरदस्त बाढ़ आई। पहले तो लगा कि शायद बहुत ज्यादा बारिश हुई होगी। हाँ, शुरू में यही खबर थी। लेकिन बाद में पता चला कि ये दरअसल ग्लेशियर झील फटने से हुआ था, मतलब GLUF। जी, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। और ये घटनाएं असल में एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं जो नेपाल के उत्तरी हिमालय क्षेत्र में मंडरा रहा है। हाँ, वो हिंदू कुश हिमालय रेंज, जिसे तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ध्रुवों के बाद सबसे ज्यादा बर्फ यहीं है। और सोचिए, ये लगभग 2 अरब लोगों के लिए, मतलब दुनिया के करीब 25% आबादी के लिए पानी का स्रोत है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि नेपाल के ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, असर क्या हो रहा है और क्या कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये ग्लेशियर सिर्फ बर्फ के पहाड़ नहीं है। ये असल में सालों की जमी बर्फ के दबाव से बनी सघन बर्फ की नदियां हैं। एक प्रक्रिया होती है रिक्रिस्टलाइजेशन, उससे ये बनते हैं। अच्छा। नेपाल की जो बड़ी नदियां हैं, सप्तकोशी, कर्णाली, गंडकी, उनका पानी इन्हीं से आता है। ये न सिर्फ नेपाल बल्कि भारत और बांग्लादेश तक पानी पहुंचाती हैं। और वहां की जो बायोडायवर्सिटी है वो भी इन्हीं पर टिकी है। लेकिन अब ये लाइफलाइन ही खतरे में है। स्रोत तो यही बता रहे हैं, जैसे लांगटांग का वो याला ग्लेशियर। हाँ, याला ग्लेशियर, उसे तो लगभग मृत घोषित कर दिया गया है। और वहाँ एक तख्ती भी लगाई है जिस पर लिखा है कि हमें पता है क्या हो रहा है और इसे बचाने के लिए क्या करना है, ये भी पता है। बड़ा मार्मिक है ये। बहुत। और सिर्फ याला ही नहीं, साइपाल हिमाल की तस्वीरें देख लीजिए, 2018 और फिर 2020 की। साफ दिखता है कि बर्फ कैसे सिकुड़ गई है, चट्टानें दिखने लगी हैं। खुम्बु ग्लेशियर जो इतना विशाल है वो भी पतला हो रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें ये सब दिखा रही हैं। हाँ, और ये जो पिघलने की रफ्तार है ना, वो बहुत बढ़ गई है। ICMOD की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि पिछले 3 साल में 23 साल में सबसे कम बर्फ गिरी है। सबसे कम? जी। और अंदाजा लगाइए, 2010 वाले दशक के मुकाबले 2020 वाले दशक में ग्लेशियर 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। 65%? जी। ये तो बहुत ज्यादा है। वजह क्या है इसकी? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ग्लोबल वार्मिंग ही है। जलवायु परिवर्तन, तापमान बढ़ रहा है। लेकिन और भी कारण हैं। जैसे कम बर्फबारी होना, फिर ज्यादा ऊंचाई पर भी अब बारिश होने लगी है बर्फ की जगह। इसे एल्टीट्यूड डिपेंडेंट वार्मिंग कहते हैं, मतलब ऊंचाई के साथ तापमान और तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। और एक और चीज है ब्लैक कार्बन। उद्योगों से, जंगलों की आग से जो कालिक निकलती है वो बर्फ पर जम जाती है और ज्यादा गर्मी सोखती है। तो उससे बर्फ और तेजी से पिघलती है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि लांगटांग जैसे इलाकों में ब्लैक कार्बन की वजह से पिघलने की दर 20% तक तेज हो सकती है। 20%? और मॉनसून का भी कुछ असर है क्या? वो भी तो बदल रहा है। बिल्कुल, मॉनसून का पैटर्न गड़बड़ा गया है। मुस्तांग जैसा इलाका जो कम बारिश के लिए जाना जाता है, वहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और फिर कागबेनी में बाढ़ आ गई। तो ये सब कारण मिलकर स्थिति को और बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, अब जरा इसके असर पे बात करते हैं। सबसे डरावना तो शायद ये GLOF ही है ना? जी हाँ, ग्लेशियर झीलों का फटना। होता यह है कि ग्लेशियर पिघलता है, पानी जमा होकर झील बनाता है या पुरानी झील बड़ी होती जाती है। फिर अचानक उसका जो कुदरती किनारा या बांध होता है वो टूट जाता है और फिर नीचे भयानक बाढ़ आती है। बिल्कुल। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में 47 से ज्यादा ऐसी झीलें हैं जो खतरनाक हो सकती हैं। अभी हाल में स्विट्जरलैंड में जो बर्ज ग्लेशियर फटा और ब्लाटेन गांव तबाह हुआ, वो एक सीधी चेतावनी है हमारे लिए। सच में? और दूसरा बड़ा असर, पानी की कमी। ग्लेशियर सिकुड़ेंगे तो नदियों में जो पानी का बहाव है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा लॉन्ग टर्म में। इसका असर तो पीने के पानी से लेके खेती, बिजली सब पर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। स्रोत में मुस्तांग की सेब की खेती का उदाहरण है। किसान बता रहे हैं कि बर्फ कम गिरने और ठंड कम होने से सेब की क्वालिटी भी गिर रही है और पैदावार भी। और जड़ी बूटियों का क्या? यारसा गुम्बा जैसी चीजें? उन पर भी असर है। यारसा गुम्बा काम हो जाए, लोगों की आमदनी घट रही है। और पानी की कमी तो इतनी बढ़ गई है कि गोरखा का श्यामजुंग गांव पूरा खाली हो गया। लोग चले गए वहां से। पूरा गांव खाली? हाँ, सिर्फ पानी की कमी से? जी। इसे ही क्लाइमेट माइग्रेशन कहते हैं, जलवायु की वजह से पलायन। सोचिए, अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है। ये तो वाकई बहुत गंभीर स्थिति है। और स्रोत ये भी साफ कर रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है ये जलवायु परिवर्तन की वजह से है, जो काफी हद तक इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। हाँ, जीवाश्म ईंधन चलाना, जंगल काटना, उद्योग, रासायनिक खाद, सब इसमें शामिल है।
तो नेपाल जैसे देश जो इतने ज्यादा जोखिम में हैं, उनके लिए अब आगे का रास्ता क्या है? स्रोत प्रोएक्टिव अडेप्टेशन की बात करते हैं, मतलब पहले से तैयारी और अनुकूलन। जी, इसके दो हिस्से हैं। एक तो है रोकथाम, मतलब असर को कम करने की कोशिश। इसमें क्लाइमेट फ्रेंडली नीतियां बनाना शामिल है। जैसे भूटान ने किया है, अपने 60% हिस्ट्री को जंगल रखने का कानून बनाकर। हाँ, वैसा ही कुछ। नेपाल में भी जरूरी है कि विकास योजनाएं बनाते वक्त क्लाइमेट का ध्यान रखा जाए। जैसे वो निजगढ़ एयरपोर्ट का मामला था, लाखों पेड़ काटने की बात थी, उस पर सवाल उठे थे। और इसमें स्थानीय स्तर पर क्या हो सकता है? स्थानीय स्तर बहुत अहम है। नेपाल में LAPF फ्रेमवर्क है, मतलब लोकल लेवल पर अडेप्टेशन प्लान बनाने का ढांचा। पर स्रोत कहते हैं कि इसे लागू करने में दिक्कतें हैं। जागरूकता की कमी, बजट की कमी, तालमेल की कमी। कई स्थानीय नेताओं को भी शायद खतरे का पूरा अंदाजा नहीं है। तो मतलब जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी है, जैसे सगरमाथा संवाद की पहल हुई थी। और दूसरा पहलू क्या है अडेप्टेशन का? दूसरा है अनुकूलन के तरीके अपनाना, मतलब बदलते हालात का सामना करने की तैयारी। इसमें सबसे जरूरी है अर्ली वार्निंग सिस्टम और मॉनिटरिंग। जैसे स्विट्जरलैंड में हुआ, बर्ज ग्लेशियर फटने से पहले ही गांव खाली करा लिया। जी हाँ, निगरानी से पता चल गया था कि खतरा है, तो समय रहते लोगों को हटा लिया गया और बड़ा जानी नुकसान टल गया। ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा ऐसी फसलें उगाना जो क्लाइमेट चेंज को झेल सकें, लोगों के लिए कमाई के नए रास्ते ढूंढना। और कुछ नए तरीके भी हैं, जैसे लद्दाख में सोनम वांगचुक का आइस स्तूपा का आइडिया। आइस स्तूपा, वो क्या है? उसमें सर्दियों में पानी को बर्फ के ऊंचे स्तूप बनाकर जमा कर लेते हैं, फिर वो गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर पानी देता है सिंचाई वगैरह के लिए। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है पहाड़ी इलाकों के लिए। हाँ, ऐसे नए समाधान खोजने होंगे। तो कुल मिलाकर नेपाल के ग्लेशियर और कहें तो पूरा हिमालयी क्षेत्र एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। जड़ें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में हैं, लेकिन असर स्थानीय स्तर पर बहुत विनाशकारी हो रहा है। बाढ़, पानी की कमी, लोगों की रोजी रोटी पर संकट। ये हिमालय तो नेपाल का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल, और इसे बचाने के लिए प्रोएक्टिव एडेप्टेशन, मतलब पहले से तैयारी और सही कदम उठाना, अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, जरूरत बन गया है। जैसा कि उस याला ग्लेशियर के शिलालेख पर लिखा है, हमें पता है क्या हो रहा है और क्या करना है। जी, ज्ञान तो है, सवाल अब कर्म का है। असली सवाल ये है कि क्या हम सब मिलकर याला जैसे और ग्लेशियरों के पूरी तरह खत्म होने से पहले इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जरूरी कदम उठा पाएंगे।